चलिएगा देखिए, देखिए कल हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था दैट इज कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, मैंने आपको इसके लिए क्या बताया था कि बेसिकली जो कंसाइनमेंट अकाउंटिंग है ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक पर्सन जिसको अपन क्या बोलते हैं कंसाइनर, ठीक है, वो एक दूसरे पर्सन जिसको हम क्या बोलते हैं कंसाइनी, कंसाइनी, ठीक है, इसको वो अपना एक गुड्स ट्रांसफर करता है और कंसाइनी जो है वो इस माल को ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर बेचता है, ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर सेल होता है, ठीक है। इसमें मैंने आपको ये बताया था ओनर कौन होता है, कंसाइनर होता है, ठीक है। सारी रिस्क किसकी होती है, कंसाइनर की होती है, कंसाइन, और कंसाइनी को इस माल को बेचने के बदले में क्या दिया जाता है, कमीशन। कमीशन दिया जाता है, ठीक है। तो मैंने फिर कुछ डेफिनेशन बताई थी। कंसाइनर कौन होता है, जो पर्सन माल भेजता है। कंसाइनी कौन है, जो पर्सन माल को रिसीव करता है फॉर द पर्पस ऑफ सेल, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ कंसाइनमेंट अरेंजमेंट, यानी कंसाइनमेंट के अरेंजमेंट का जो ऑपरेटिंग साइकिल है वो क्या होता है। तो पहले तो ऑपरेटिंग साइकिल समझो। देखिए हाँ जी, देखिएगा, तो ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या होता है। देखो किसी भी काम को जब आप करते हैं तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का एक साइकिल होता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अपन बात करें आपके सीएमए कोर्स की, तो आपका जो सीएमए कोर्स है उसका एक ऑपरेटिंग साइकिल है। कैसे, सबसे पहले आप सीएमए फाउंडेशन देते हो, यहां से आपका साइकिल स्टार्ट होता है। जब आप फाउंडेशन क्लियर करोगे तो आप किस पर पहुंचोगे, आप इंटर पर पहुंचोगे। फिर इंटर जब आप क्लियर करोगे तो आपके पास क्या होगी, आपकी ट्रेनिंग होगी या आर्टिकलशिप चालू होगी। देन जब ट्रेनिंग खत्म होगी तो फिर आप क्या दे दोगे, फाइनल दे दोगे। और जब फाइनल आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपका ये सीएमए कोर्स का जो साइकिल है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब होता है पूरा एक प्रोसेस जो स्टार्ट से एंड तक कैसे पहुंचता है। तो उसी तरह से कंसाइनमेंट के ट्रांजैक्शन की बात करते हैं अपन। देखो सबसे पहले गुड्स आर सेंट बाय द कंसाइनर टू द कंसाइनी। सबसे पहले माल कंसाइनी को भेजा जाएगा। कंसाइनी कुछ एडवांस देगा या कोई बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करेगा। कंसाइनी उस माल को बेचने के खर्चे करेगा। कंसाइनी सारी कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करेगा। उसकी समरी बनाकर एक अकाउंट सेल के फॉर्मेट में वो किसको भेजेगा, कंसाइनर को भेजेगा। और कंसाइनर अल्टीमेटली क्या दे देगा, कंसाइनी को कमीशन दे देगा। काम खत्म हो गया। यानी देखो सबसे पहले गुड्स भेजा गया, लेकिन जानते हो जब कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स भेजेगा तो उससे एडवांस तो लेगा कि भैया नहीं तो मैं अपना गुड्स आपको दे रहा हूं, मान लो मैं आपको 1 लाख का गुड्स दे रहा हूं तो 30-40 हजार रुपए वो कुछ एडवांस मनी ले लेगा। फिर कंसाइनी के पास जब माल पहुंचेगा तो वो इस पर कुछ सेलिंग एक्सपेंसेस करेगा, माल को बेचने के खर्चे। फिर वो सारे रिकॉर्ड मेंटेन करेगा सेल्स होने के कि भैया हाँ मैंने इतना माल कैश में बेचा, इतना माल क्रेडिट पर बेचा। इस सेल के होने के बाद वो एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है, कल मैंने आपको बताया था, जिस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं अकाउंट सेल। उसके बाद इसे कमीशन मिल जाता है। सर ट्रांजेक्शन परफॉर्मा इनवॉइस बताया था आपने, तो क्या चीज, परफॉर्मा इनवॉइस बताया था सर।
क्या चीज बताई थी परफॉर्मा इनवॉइस? दो चीजें बताई थी कल मैंने, अकाउंट सेल और परफॉर्मा इनवॉइस। वो सर आपने इनवॉइस और परफॉर्मा इनवॉइस बताया था। मैंने अकाउंट सेल भी बताया था, याद करो। मैंने ये बताया था जब कंसाइनर माल, देखो दो चीजें मैंने कल आपको एक ही डायग्राम से समझाई थी कि इनवॉइस तब बनती है जब माल बेचा जाता है, लेकिन जो माल जब कंसाइनर ने कंसाइनी को भेजा तो वो सेल नहीं है, तो वो परफॉर्मा इनवॉइस बनाता है। फिर कंसाइनी जब जब माल को भेजता है तो एक पीरियडिक स्टेटमेंट बनाकर कंसाइनर को भेजता है, जिसमें वो ये लिखता है कि भैया मेरा कितना कमीशन बना, कितना खर्चा हुआ, जिसे हम क्या बोलते हैं, अकाउंट सेल बोलते हैं। मैंने एक ही पॉइंट में दो बातें, दो स्टेटमेंट समझाए थे। एक स्टेटमेंट कंसाइनर कंसाइनी को बनाकर भेजता है, और दूसरा स्टेटमेंट कंसाइनी पीरियडिकली कंसाइनी बनाकर भेजता है, जिसको हम बोलते हैं अकाउंट सेल। याद आया कुछ? हाँ सर। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट आता है इनवॉइस और अकाउंट सेल में क्या डिफरेंस है। ध्यान से सुनना। अकाउंट सेल कंसाइनी के द्वारा बनाया जाता है, जबकि इनवॉइस सेलर के द्वारा बनाई जाती है, जो माल को बेचेगा। ठीक है। ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द कंसाइनी आर बियर बाय द कंसाइनर। बहुत ध्यान से सुनना। जितने भी खर्चे किए जाते हैं, अकाउंट सेल ये बताता है कि भैया कंसाइनी ने जितने भी खर्चे किए हैं अल्टीमेटली वो किसको बियर करने पड़ेंगे, कंसाइनर को। जबकि आफ्टर सेल्स अगर कोई भी खर्चा होता है तो वो सेलर नहीं करता, वो कौन बियर करेगा, बायर। जैसे मान लो मैं कोई चीज खरीद के लाया, अब उसके बाद उस पर अगर कोई भी एक्सपेंस मुझे करना है तो वो मैं करूंगा। लेकिन कंसाइनमेंट में जब तक माल चाहे कंसाइनर के पास हो चाहे कंसाइनी के पास हो, जब तक वो थर्ड पार्टी को नहीं मिल जाएगा तब तक सारे खर्चे कौन करेगा, कंसाइनर। अकाउंट सेल ये बताता है कि जो दो पार्टीज हैं, जिन्होंने एक को अकाउंट सेल जिसने बनाया और एक जिसको बनाकर भेजा, उनके बीच में प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप है। जबकि इनवॉइस जब भी बनती है तो वो बताती है पार्टीज के बीच में डेटर और क्रेडिटर के रिलेशनशिप को। क्यों? क्योंकि इनवॉइस तभी बनेगी जब माल एक्चुअली बेच दिया जाएगा, और जैसे ही माल एक्चुअली बेच दिया जाएगा तो डेटर और क्रेडिटर का रिलेशनशिप आ जाएगा। इसी तरह से एक डिफरेंस और हमारे पास है, कंसाइनमेंट और सेल में क्या डिफरेंस होता है, ओनरशिप को लेकर। कंसाइनमेंट में जब आप माल को कंसाइनी को भेजते हो तो भी ओनरशिप कंसाइनर के पास ही होती है, जबकि सेल में ओनरशिप ट्रांसफर कर दी जाती है किसको, जो गुड्स को रिसीव करता है यानी बायर को। रिलेशन कंसाइनमेंट में कंसाइनर और कंसाइनी के बीच में प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप होता है, जबकि जैसे ही एक्चुअल सेल मार्केट में होती है वैसे ही डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करने लग जाता है। रिस्क ऑफ डैमेजेस, रिस्क एंड डैमेजेस। कंसाइनी के पास माल पड़ा हुआ है लेकिन फिर भी रिस्क किसकी होती है, कंसाइनर की। अगर मान लो कंसाइनी के गोडाउन में भी माल नष्ट हो गया तो भी रिस्क कंसाइनी की नहीं है, सारी रिस्क किसकी है, कंसाइनर की है। लेकिन अगर एक बार माल बिक गया तो उसके बाद उस माल पर अगर कोई भी डैमेज होता है, कोई भी अगर लॉस होता है, तो उस केस में क्या होगा, सर बायर का नुकसान बायर को उठाना पड़ेगा। एक्सपेंसेस आफ्टर डिलीवरी रिकवरेबल फॉर कंसाइनर। ध्यान से सुनना। मान लो आपने गुड्स डिलीवर कर दिया, उसके बाद आपको कोई भी खर्चे करने पड़े तो कंसाइनमेंट में तो कंसाइनर बियर करेगा। समझ रहे हो, डिलीवरी किसने की होगी, क्योंकि कंसाइनर ने कंसाइनी को डिलीवरी की होगी। तो अब जैसे मान लो आपने डिलीवरी की, और समझना बात को ध्यान से, जैसे फ्रेट चार्जेस लगे, दिए कंसाइनी ने, लेकिन अल्टीमेटली वो किससे रिकवर करेगा, कंसाइनर से। कंसाइनर। लेकिन अब माल बेच दिया, जैसे मान लो मैंने क्या किया कि मैं कुछ एक सामान मैंने खरीद लिया, अब उसको मैं ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा अपने घर तक ला रहा हूं, तो फिर खर्चा किसको देना पड़ेगा उसका, सेलर सर नहीं बायर देगा, को। वो बायर देगा। तो यहां पर कंसाइनमेंट में तो क्योंकि अभी तक सेल नहीं हुई है तो ओनरशिप कंसाइनर के पास ही है, तो जितने भी खर्चे किए जाएंगे वो सब किससे रिकवर किए जाएंगे, कंसाइनर से। लेकिन
सेल के केस में वो सारे खर्चे बायर बियर करेगा। कौन सा लेटर बनाया जाता है? कंसाइनमेंट में तो बनाया जाता है परफॉर्मा इनवॉइस, लेकिन सेल के केस में क्या बनाया जाता है? एक प्रॉपर इनवॉइस बनाई जाती है। आइएगा सर, ये जो डेटा क्रेडिटर वाला पॉइंट है, ये जब क्रेडिट में सेल होगी तभी होगा ना ये रिलेशन? हाँ बिल्कुल। आइएगा अकाउंटिंग फॉर कंसाइनमेंट ट्रांजैक्शन। अब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं। तो दो पार्टीज हैं कंसाइनमेंट ट्रांजैक्शन में, एक कंसाइनर और एक कंसाइनी। तो हमें दोनों की बुक्स में समझना है। सबसे पहले अपन बात करते हैं कंसाइनर की बुक्स में, ध्यान से सुनना। द ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू ईच कंसाइनमेंट आर रिकॉर्डेड इन सच अ वे that the profit or loss of each consignment can be ascertained separately। देखिए, कंसाइनर ने एक बार में जितना भी माल भेजा है, यानी एक बार उसने जितना भी गुड्स कंसाइनमेंट पर भेजा है, वो उसको सेपरेटली रिकॉर्ड करेगा, ताकि एक पर्टिकुलर कंसाइनमेंट का आपको प्रॉफिट और लॉस पता लग जाए। 3 अकाउंट कंसाइनर की बुक्स में बनाए जाते हैं। प्रॉफिट और लॉस को फाइंड आउट करने के लिए कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया जाता है, इसलिए ये नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, जो माल आपने कंसाइनी को भेजा है उसके लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं, गुड्स अकाउंट। बट इस गुड्स अकाउंट को एक नाम दिया जाता है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, ये चूंकि गुड्स से रिलेटेड या थिंग से रिलेटेड अकाउंट है, तो इसका नेचर रियल नेचर होता है। और तीसरा अकाउंट आप बनाते हो कंसाइनी का अकाउंट, जो कि पर्सनल नेचर का अकाउंट है। तो यानी कंसाइनर की बुक्स में जो 3 अकाउंट बनाए जाते हैं, एक नॉमिनल नेचर अकाउंट विच इज नोन एज कंसाइनमेंट अकाउंट, जो आपको प्रॉफिट और लॉस बताएगा। दूसरा है आपका रियल अकाउंट, और तीसरा है आपका पर्सनल अकाउंट। ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव पर्पज से, कंसाइनमेंट अकाउंट नॉमिनल नेचर अकाउंट है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट रियल नेचर अकाउंट है, और कंसाइनी का जो अकाउंट है वो पर्सनल नेचर का अकाउंट कहलाता है। चलिएगा, अब हम जरा एंट्रीज पर बात करते हैं। देखो कहां से ट्रांजैक्शन स्टार्ट होगा, सुनना। व्हेन गुड्स आर सेंट टू कंसाइनी, सबसे पहले हम जो गुड्स हैं वो कंसाइनी को भेजेंगे। तो एंट्री हो जाएगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, कंसाइनमेंट पर जैसे ही माल भेजोगे तो एंट्री कर दोगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। अब माल को भेजते समय अगर कंसाइनर ने कोई खर्चे किए हैं, एक्सपेंस ऑन सेंडिंग द गुड्स बाय द कंसाइनर, तो कंसाइनर ही सारी बुक्स बना रहा है, तो कंसाइनर क्या बोलेगा कि मैंने ये जो कंसाइनमेंट का बिजनेस किया है इस पर कुछ खर्चे हुए। तो एंट्री बनेगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। मान लो आपको कंसाइनी से कुछ पैसा एडवांस में मिल गया, भाई जैसे मैंने 1 लाख का माल दिया, ठीक है, मैंने उसको कहा कि भैया ऐसा कर तू 40,000 रुपए मुझे एडवांस दे दे, बाकी का अपन बाद में सेटल कर लेंगे। तो जो एडवांस मुझे मिला अगर वो कैश में मिला तो मैं एंट्री डालूंगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज पर्सनल अकाउंट। यानी जितना पैसा एडवांस मिल गया उस पैसे से मैं कंसाइनी को अपना क्रेडिटर बना लूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे एडवांस में पैसा मिल गया, अभी तक उसने, समझ रहे हो, वर्क परफॉर्म नहीं किया, लेकिन मेरे पास पैसा पहले ही आ गया। अगर मान लो कंसाइनी के पास पैसा नहीं था तो हो सकता है कि मैं कंसाइनी के ऊपर एक बीआर लिखूंगा और उस बीआर को कंसाइनी एक्सेप्ट करके मुझे दे देगा। तो मेरी बुक्स में एंट्री हो जाएगी जब बीआर रिसीव होगा तो बीआर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी पर्सनल। सर, ये एडवांस के अमाउंट के लिए होगी एंट्री? हाँ जी बिल्कुल भाई, या तो एडवांस कैश में मिला या बीआर के फॉर्म में मिला। ठीक है, क्योंकि एडवांस तो लोगे ना भाई, किसी के साथ आप बिजनेस कर रहे हो, आप उसे 1 लाख का माल दे रहे हो, इतना ट्रस्ट इनिशियल लेवल पर नहीं होता, तो हम उससे एडवांस लेते ही लेते हैं।
तो एडवांस अगर वो मुझे कैश में दे देगा तब तो मैं बोलूंगा कि भैया कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी कर दो। अब अगर उसके पास कैश नहीं है तो मैं उसको बोलूंगा कि भैया एक बीआर लिख देते हैं, तो बीआर लिखने की एंट्री कर दूंगा, बीआर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। अब मेरे पास बीआर आ गया, मुझे तो पैसा चाहिए था, उस बीआर को मैं क्या करवा लूंगा, बैंक से जाकर डिस्काउंट करवा लूंगा। तो बिल को अगर मैं डिस्काउंट करवाऊंगा तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बीआर। ठीक है, ये डिस्काउंट का खर्चा क्या कंसाइनमेंट बिजनेस का है? यस सर। तो बिल्कुल, तो हम इसको कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो डिस्काउंट की जगह में क्या लिख सकता हूं यहां पर, कंसाइनमेंट। जैसे आपको ध्यान होगा ज्वाइंट वेंचर में भी अपन क्या करते थे, अगर कोई जॉइंट वेंचर का अकाउंट। खर्चा होता था तो ज्वाइंट वेंचर के नाम से लिख देते थे। तो ये भी एक स्पेशल नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन है। तो यहां पर अगर मैं डिस्काउंट करवाऊंगा तो मैं डिस्काउंट के बजाय क्या लिख सकता हूं, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट कर सकता हूं। आइए, अब मैंने माल भेज दिया, तो अब कंसाइनी ने उस माल पर कुछ खर्चे किए। तो बताइए, कंसाइनी अगर खर्चे करेगा तो खर्चे तो बिजनेस के हैं ना, कंसाइनमेंट बिजनेस के। यस सर। ठीक है, और वो पैसा कंसाइनी मुझसे मांगेगा कि नहीं मांगेगा? मांगेगा। मैं कंसाइनर हूं, ध्यान रखना, अभी अपन कंसाइनर की बुक्स पढ़ रहे हैं। तो जितने खर्चे किए वो सब कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, और कंसाइनी उस अमाउंट से मेरा क्रेडिटर बन जाएगा। समझो, खर्चे मुझे करने थे लेकिन मेरे बिहाफ पर वो खर्चे कर किसने दिए, कंसाइनी ने। तो खर्चा तो बिजनेस का था और बिजनेस का नाम है कंसाइनमेंट, तो खर्चा तो डेबिट कर दूंगा कंसाइनमेंट अकाउंट में, और साथ में कंसाइनी को अपना क्या बना लूंगा, क्रेडिटर बना लूंगा। अगर मान लो मैंने जो माल कंसाइनी को भेजा था उसमें से कुछ माल वापस रिटर्न होकर आ गया, तो रिवर्स एंट्री डाल दो। जब माल भेजा था तो क्या एंट्री की थी अपन ने, सर कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू डेबिट गुड्स टू सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अब रिवर्स कर दो एंट्री, तो एंट्री क्या कर दोगे, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। तो गुड्स रिटर्न ही लिख सकते हैं। गुड्स रिटर्न नहीं लिखते, जनरली एक ही अकाउंट खुल रहा है गुड्स का, गुड्स सेंट का। ठीक है सर। फिर आप अगर इस अकाउंट को, क्योंकि जब माल भेजा था तो गुड्स सेंट में ही अकाउंट में ही गया था, हाँ। नहीं तो फिर उस अकाउंट का बैलेंस क्लोज कैसे होगा, इसीलिए उसी अकाउंट के नाम से लिखा जाता है। अब कंसाइनी का कमीशन ड्यू करेंगे, तो कमीशन ड्यू करने की एंट्री क्या हो गई, कमीशन का खर्चा मेरे बिजनेस का खर्चा है, तो मैं एंट्री डालूंगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी पर्सनल अकाउंट। जितना कमीशन कंसाइनी का बनता है उस कमीशन से मैं कंसाइनी को अपना क्रेडिटर बना लूंगा और अपने बिजनेस का मैं खर्चा बुक कर दूंगा। सर ये जो भी खर्चे हो रहे हैं वो सिर्फ कंसाइनमेंट के नाम से नहीं, कभी वो पर्सनल के नाम से नहीं आते हैं? नॉमिनल नेचर का खर्चे नॉमिनल नेचर के होते हैं कि नहीं होते हैं? हाँ। और कौन सा अकाउंट है जो अपन नॉमिनल नेचर का बना रहे हैं यहाँ पर? कंसाइनमेंट। तो सारे खर्चे उसी में जाएंगे ना। अच्छा, कमीशन ही लिखेंगे? कमीशन नहीं लिखेंगे मतलब सर ब्रैकेट मतलब में जैसे लिखो, आप ब्रैकेट में लिख सकते हो। अच्छा। मतलब आप ऐसे लिख सकते हो कि जैसे कंसाइनमेंट टू कंसाइनी का नाम आएगा। अब ये कंसाइनी को आपने जो क्रेडिटर बनाया वो किस लिए बनाया, तो ऐसे अपन जब अकाउंट बनाएंगे ना तो ब्रैकेट में लिख देंगे कि कमीशन का पैसा है ये। वो अपने रेफरेंस के। हाँ सर। हाँ, रेफरेंस के लिए बस। ठीक है। अब कंसाइनी माल बेचेगा तो माल तो मेरा बिका था ना, समझ रहे हो, माल किसका है, कंसाइनर। कंसाइनर का। अब बेचा कंसाइनी ने है तो मैं कंसाइनी से वो पैसा लूंगा कि नहीं लूंगा, लेंगे। तो मैं कंसाइनी को डेटर बना दूंगा इस बार। तो एंट्री क्या डालूंगा, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। अब उसके बाद रेमिटेंस बाय द कंसाइनी इन फुल सेटलमेंट। अब फाइनल सेटलमेंट का अमाउंट निकालूंगा कि भैया टोटल मुझे कंसाइनी से क्या पैसा लेना है, उसमें से कुछ एडवांस मुझे वो ऑलरेडी दे चुका है और बाकी का पैसा मैं उससे अब ले लूंगा।
तो जो भी पैसा उससे लेना बनेगा उसकी एंट्री हो जाएगी कैश या बैंक या बीआर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। ये फाइनल सेटलमेंट की एंट्री होती है। सर एडवांस का अमाउंट तो अलग से आएगा और जो बचा हुआ जो पैसा है जो बेच के वो अलग आएगा ना? एक मिनट रुको, सब कुछ एडजस्ट होगा ना, और पैसा कहां से लाएगा वो? जो बेचा वही तो उसे मुझे देना था, उसमें से एडवांस तो काटूंगा ना जो पैसा वो मुझे दे चुका है। हाँ भाई फुल सेटलमेंट का मतलब क्या होता है? ज्वाइंट वेंचर में भी तो निकाले थे ना आपने फुल सेटलमेंट की अमाउंट। भाई जो जो कंसाइनी को आपने डेबिट और क्रेडिट दो बार किया है, कई बार उसे डेटर बनाया, कई बार उसे क्रेडिटर बनाया। कंपाउंड एंट्री कर दी सर। कौन सी कंपाउंड एंट्री, क्या बोल रहे हो? नेट मतलब कि एंट्री उसका जो नॉट कंपाउंड एंट्री। दिस विल नॉट बी अ कंपाउंड एंट्री, दिस विल बी अ नेट एंट्री। कि भैया मैंने कुछ एंट्रियों में उसे अपना डेटर बनाया और कुछ एंट्रियों में उसे अपना क्रेडिटर बनाया, तो बैलेंस निकालूंगा ना उसका कि हाँ अब मुझे उससे उससे कितना पैसा लेना है। हाँ जैसे मुझे उसको कमीशन का पैसा देना है, मुझे उसे खर्चों का पैसा देना है, और उसने जो सेल की वो पैसा मुझे उससे लेना है, तो नेट अमाउंट निकल जाएगा। हाँ उसमें से कुछ वो मुझे ऑलरेडी एडवांस दे चुका है, वो भी तो काटूंगा ना। हाँ सर। तो बाकी जो बचा वो फुल और फाइनल सेटलमेंट का अमाउंट निकलता है। ये अकाउंट बना के निकलेगा, ऐसे नहीं समझ आएगा। ये मैं तो अभी एंट्रियां समझा रहा हूं, आप जब क्वेश्चन करोगे तो पता लगेगा कि भैया फुल और फाइनल सेटलमेंट बन कितना रहा है आपका। तो बेसिकली आप कैसे निकालोगे आप समझो, क्योंकि यहां पर जो क्वेश्चन आएंगे वो इन कैलकुलेशन के आएंगे। तो आप केवल ऐसे समझो, फुल और फाइनल सेटलमेंट का मतलब होता है कि आप हर एंट्री में ये देखो कि कंसाइनर कितनी बार तो आपका क्रेडिटर बना और कंसाइनर कितने अमाउंट से आपका डेटर बना। डेटर बनाने का मतलब हो गया मुझे कंसाइनी से पैसे लेने हैं। जैसे मान, पैसा लेना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूं, मान लो कंसाइनी ने खर्चे किए, कंसाइनी ने एक्सपेंसेस किए 2000 के, उसका कमीशन बना मान लो 13,000 का, और उसने सेल्स की मान लो 75,000 की, और एडवांस रिसीव्ड हुआ था उससे मान लो 25,000 का। अब सबसे पहले तो ये देखो कि उससे मिलना कितना था। उसने अगर 75। 75 की सेल की तो 75 से वो मेरा डेटर बन गया कि नहीं बन गया? हाँ लेकिन उसमें से मुझे भी तो उसको 15,000 रुपए देने हैं। हाँ वो तो माइनस 15,000 रुपए पहले हटा दो। अब बताओ मुझे नेट क्या देना है? 50 मिलेगा सर। कितना मिलेगा? 50 कैसे हुआ? 160, हाँ सर 160। 60,000 मिलेगा। उसमें से वो मुझे ऑलरेडी कितना दे चुका है? 25 दे चुका तो है। अब मेरे को फाइनल सेटलमेंट में वो कितने रुपए और देगा? 35,000। बस ये मेरा आंसर हो गया। ओके सर। फाइनल सेटलमेंट का मतलब हुआ कि अल्टीमेटली जब मैं उसका अकाउंट क्लोज करूंगा तो वो मुझे कितना अमाउंट देगा, उसे हम बोलेंगे फाइनल सेटलमेंट अमाउंट। ठीक है, आइए अब अगर मान लीजिए कंसाइनी के पास कुछ स्टॉक क्लोजिंग बच गया, यानी अनसोल्ड स्टॉक बच गया, तो समझना ये जो स्टॉक बचा ये कंसाइनी के पास भले ही पड़ा है बट है तो मेरा ही। तो मैं अपनी बुक्स में स्टॉक की एंट्री डाल दूंगा कि कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, जस्ट लाइक अ क्लोजिंग स्टॉक। तो कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड में आ जाएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट। फिर हम निकाल लेंगे प्रॉफिट और लॉस ऑन कंसाइनमेंट। अब हमारे सारे ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गए, तो हम ये निकाल पाएंगे कि भैया कंसाइनमेंट पर क्या प्रॉफिट या क्या लॉस हुआ। प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट की एंट्री डाल दोगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट, और अगर लॉस हुआ तो लॉस की एंट्री डाल देंगे पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। और एक स्पेसिफिक एंट्री जो केवल एक बार फर्स्ट ईयर में होती है, जो गुड्स आपने भेजा था, जब गुड्स आपने भेजा तो आपने एक अकाउंट क्रिएट किया था गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, उसको अल्टीमेटली ट्रेडिंग अकाउंट में डाल के क्लोज कर दिया जाता है। भाई समझो, फॉर एग्जांपल आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे तो आपके पास जो माल था उसमें से कुछ माल तो आपने बेचा होगा
और कुछ माल आपने कंसाइनमेंट पर भेजा होगा, भेजा तो अपनी परचेजेस में से ही होगा ना। जैसे मान यस लो सर। मैं आपको ये बोलूं कि मैंने टोटल 1 लाख का माल खरीदा था, उसमें से 30,000 का गुड्स तो मैंने अपने पास रख लिया और 70,000 का गुड्स मैंने किसको भेज दिया, कंसाइनी को भेज दिया। तो कंसाइनी को जो भेजा वो भी मेरे ट्रेडिंग में तो आना आना चाहिए ना। तो बेसिकली जो भी गुड्स मैं कंसाइनमेंट पर भेजता हूं वो अल्टीमेटली ट्रेडिंग अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगा। तो इसकी एक एंट्री बनेगी, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। सर ये ट्रेडिंग अकाउंट में मतलब कौन सी वाली साइड जाएगा? क्या बोल रहे हो? ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सी वाली साइड जाएगा? क्रेडिट आया ना, एंट्री देखो ना। अगर ट्रेडिंग बाय अकाउंट बनाओगे तो बाय साइड में जाएगा ना। परचेजेस में। अच्छा। परचेज में तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है ना भाई। हाँ। आप सोचो, अगर मैं परचेज करके माल लाया तो ट्रेडिंग अकाउंट में मैंने यहां लिख दिया होगा टू परचेज, टू परचेज, हाँ 1 लाख। 1 लाख। अब इसमें से मैंने 70 का माल तो कंसाइनमेंट में बेच दिया और 30 का मैंने बेच दिया। तो मैंने जो बेचा उसे तो मैं लिख दूंगा बाय सेल्स, तीस और हजार जो कंसाइनमेंट पर भेजा उसे लिख दूंगा बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट। तभी तो मुझे ठीक है। पता लगेगा ना कि भैया अल्टीमेटली मेरा ट्रेडिंग अकाउंट क्या रिफ्लेक्ट करेगा। ओके। चलिएगा, अब देखो इनसे रिलेटेड मैं आपको कुछ छोटे छोटे 2-4 क्वेश्चन कराता हूं पहले, फिर हम उसके बाद आगे बढ़ेंगे किस तरह के क्वेश्चंस आपके पास बनते हैं। सुनना। सर नोट डाउन करने के वो? हाँ, एग्जाम्पल बना के छोटे नोट डाउन कर लो ना, तभी आंसर निकाल पाओगे आप। लिखोगे एग्जाम्पल, ठीक है। ये कंसाइनर है और ये कंसाइनी है, ठीक है। सुनना बहुत ध्यान से। कंसाइनर ने कंसाइनी को माल भेजा कॉस्ट ऑफ गुड्स, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स आपको भेजा गया 6,000। एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, भेजने के लिए कंसाइनर ने खर्चे किए 100 रुपए के। फिर लिखो एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी, इस माल पर कंसाइनी ने खर्चे किए 400 के। 4/5 ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर 6,000। कमीशन 2% ऑन सेल्स। फाइनल सेटलमेंट का अमाउंट निकालकर बताइए। सर कौन सा मेथड यूज करना है कमीशन में? ऑर्डिनरी? कौन सा होगा अगर मैंने केवल 2% सेल्स लिखा है तो? सर वो ग्रॉस वाला तो ऑर्डिनरी होगा। हाँ, बस ऑर्डिनरी होगा ना। फाइनल सेटलमेंट का अमाउंट बताइए कितना आएगा। कि फाइनल सेटलमेंट पर जो कंसाइनी है वो कंसाइनर को कितना माल, ओ सॉरी, कितना अमाउंट भेजेगा। क्या वो भाई, इतना टाइम तो आपको मिलेगा ही नहीं एग्जाम में।
सर 5720 सही है बस। 720। और बताइए भाई। अभी जस्ट मैंने बताया था आपको, एक एग्जांपल से ही बता दिया था मैंने आपको। बताओ, मुझ समझना, मुझे कंसाइनी से कितने रुपए लेने हैं? 6000। 6000 लेने हैं। लेकिन मुझे कंसाइनी को क्या क्या देना है? 400 एक तो रुपए। 400 रुपए देने हैं और एक 120 का उसका कमीशन देना है। तो बताओ अब मुझे कंसाइनी से कितना और लेना है? सर 120 माइनस होगा। कमीशन तो उसे दूंगा ना मैं कंसाइनी को, पिछली बार भी तो माइनस ही अरे किया था मैंने एग्जांपल में। हाँ सर। कितना बचा? हाँ सर, फिर तो 5580 मैंने प्लस कर दिया। अभी भी गलत बोल रहे हो आप। पता है कैसे करोगे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन? फिर 5480 आएगा। 5480। हाँ सर। ठीक है, एडवांस कुछ है ही नहीं, बस यही आपका फाइनल सेटलमेंट हो गया। बताइए सबको आया क्या समझ में? 6000 रुपए उसने माल बेचा तो मुझे उससे लेना है। क्लियर बिल्कुल। अब ये देखो कि मुझे उसे क्या क्या देना है। तो एक तो उसने 400 रुपए के खर्चे किए, वो मुझे उसको देने पड़ेंगे। एक, उसने अगर 6000 की सेल की है, उस पर 2% की रेट से मुझे 120 रुपए उसे देने पड़ेंगे। तो मुझे उससे 6000 लेना है और बदले में मुझे उसे 520 रुपए देने हैं। तो नेट निकाल लो, वही आपका क्या बन गया? फाइनल सेटलमेंट का अमाउंट बन गया। बताओ भाई, बाकी जने भी बोला करो, रिप्लाई तो किया करो। आ रहा है समझ में? गरिमा, हर्ष, यस सर। यस सर। लोकेश, रिया, यस सर। चलिए सब पता लग जाएगा। टेस्ट लूंगा तब किसको कितना आता है समझ में। 10 को पहला टेस्ट है ना, सब पता लगेगा मुझे। आओ अब वापस से सुनना, ठीक है? एक्स वाई, यानी एक्स तो कंसाइनर है और वाई क्या है? कंसाइनी। ध्यान से सुनना। एक्स ने कॉस्ट ऑफ गुड्स 80,000, 80,000 का माल एक्स ने वाई को बेचा। एक्सपेंसेस बाय एक्स 2000, एक्सपेंसेस बाय वाई 1200। कमीशन 4% ऑन सेल्स, 4% का क्या देना है? कमीशन देना है। 3/4 ऑफ गुड्स वर सोल्ड एट 72,000। फाइनल सेटलमेंट निकालिए। फाइनल सेटलमेंट का अमाउंट क्या होगा? 80,000 की कॉस्ट का माल बेचा, एक्स के खर्चे दे रखे हैं, वाई के खर्चे दे रखे हैं। 3/4 ऑफ द गुड्स आपने 72,000 में बेच दिया है। कमीशन बनता है आपका 4%। आपको बताना है फाइनल सेटलमेंट का अमाउंट क्या होगा। 75920। सर 67920। सर 67920। 67920। 20। 75 कैसे आ गया? 72 की तो सेल ही हुई है, उससे ज्यादा कैसे ले सकते हो आप उससे? देखो 72 मुझे उससे लेने हैं, इसको अलग लिख दो। मुझे उसे क्या क्या देना है? 1200 रुपए तो खर्चे के देने हैं और 72,000 पर 4% और देना है। 2880। ये मुझे उसे देना है 2880। आ रही है बात समझ में?
तो 72 लेने हैं और 4080। 4080 देने हैं, तो नेट निकाल लो। 67920 फाइनल सेटलमेंट में मैं उससे रिसीव करूंगा। क्लियर है? यस सर। आइए, ए कंसाइनर है, बी कंसाइनी है। कॉस्ट ऑफ गुड्स 50,000। एक्सपेंसेस ए के 4,000 और बी के एक्सपेंसेस 2500। कमीशन 5% ऑन सेल्स। Full goods are sold at a profit of 15% on cost. Calculate profit on consignment. आपको ये बताना है इस कंसाइनमेंट पर आपका प्रॉफिट कितना कमाया गया है। अब की बार आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है कि जो ए है यानी जो कंसाइनर है उसे कितना प्रॉफिट हुआ इस बिजनेस को करने की वजह से। तो देखिए, प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा? कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट बना दो रफली। देखो, जो जो खर्चे हैं वो यहां डाल दो। देखो, 50,000 का माल भेजा गया तो ये डेबिट हो गया। फिर ए ने खर्चा किया 4,000 का, बी ने खर्चा किया 2500 का। कमीशन कितना बना? सर बी का खर्चा इधर की साइड क्यों आया? अरे, खर्चा तो किसको बियर करना पड़ेगा? बी को क्रेडिटर बनाऊंगा ना मैं। अच्छा हाँ। खर्चा तो बिजनेस का ही है ना। हाँ सर, कंसाइनमेंट टू वो कंसाइन पर्सन अकाउंट। हाँ जी। और अपना इसके नाम से नहीं आएगा, ये बैंक के नाम से आएगा, बट मुझे यहाँ पर अकाउंट बनाने को नहीं आएगा, मुझे सिर्फ आंसर निकालना है। तो नाम लिखो चाहे मत लिखो, आपको स्पीड लेनी है। खर्चे डेबिट करो, इनकम और क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट कर दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। कमीशन कितना मिलेगा? पहले उसके लिए सेल्स निकालनी पड़ेगी। 50,000 का माल 57,500। तो 50,000 प्लस 15% 57 500 इंटू इस पर कमीशन कितना मिलेगा? 5%। 5%. तो सर 2875। 2875। तो निकाल लो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? लॉस हो गया। 57,500 माइनस 50,000 माइनस 4,000 माइनस 2500 और माइनस 2875। लॉस हुआ है उसे 1875 का। बस ये आंसर हो जाएगा। प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट क्या हो गया? लॉस का आ गया कि कंसाइनमेंट ट्रांजैक्शन पर उसे 1875 का क्या हुआ है? लॉस हुआ। देख लो, सबका आ गया क्या लॉस? 1875। हाँ जी, 1875 का आपको लॉस हो गया। बताइए, सबने कर लिया? यस सर। आओ।
अब देखना, कॉस्ट आपको दे रखी है 80,000, इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस वो स्पेसिफिक प्राइस होती है जिस पर कंसाइनर बोलता है कि आपको माल इतना प्रॉफिट कमा कर तो बेचना ही बेचना है। 20% ऑन कॉस्ट। सर स्पेसिफिक वाली कॉस्ट। हाँ जी बिल्कुल, स्पेसिफिक प्राइस को ही हम क्या बोलते हैं, कंसाइनमेंट की भाषा में उसे इनवॉइस प्राइस बोला जाता है। यानी जब कंसाइनर ये स्पेसिफाई करता है कि भैया मैं तुझे 80,000 का माल बेच रहा हूं, तो तू उसे क्या करना, 20% प्रॉफिट जोड़कर बेचना। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, इनवॉइस प्राइस। तो इनवॉइस प्राइस कैसे आएगी आपकी, 80,000 प्लस 20%। क्लियर? आइए सुनना आप ध्यान से। 3/5 of the goods sold at 10% above invoice price आपने 3/5 माल बेचा 10% अबव द इनवॉइस प्राइस, कमीशन, नॉर्मल कमीशन 5% और ओवर राइडिंग 15%। कमीशन का अमाउंट कैलकुलेट करके बताइए। नॉर्मल ऑर्डिनरी कमीशन आपको 5% देना है और जो ओवर राइडिंग कमीशन है वो आपको 15% देना है। तो आपको बताना है कि टोटल कमीशन क्या बनेगा। सर नॉर्मल तो 5285। टोटल बताओ मुझे, तो टोटल कमीशन बता दो, टोटल कमीशन कितना बनेगा, फिर चेक करेंगे नॉर्मल कितना और ओवर राइडिंग कितना। पहले आंसर बताओ कि टोटल कमीशन जो आप उसको दोगे वो कितना बनेगा। सर 6635। 6635। और कोई बताइए भाई, क्या यही आ रहा है? देखो पहले तो अपन क्या है कि वैल्यू निकाल के रख लेते हैं सारी। देखो ये तो कॉस्ट है, ये इनवॉइस प्राइस है और ये एक्चुअल सेल है, क्योंकि यहां पर 3 डेटा मेरे पास है। माल की कॉस्ट कितनी थी, 80, स्पेसिफिक प्राइस उसमें 20% जोड़कर डिसाइड हुई, तो ये प्राइस हुई 96,000 और बेचा गया इससे भी 10% ऊपर, लेकिन पूरा माल नहीं बेचा गया। ध्यान से सुनना, 350। ये पूरे माल की इनवॉइस प्राइस है। इस इनवॉइस प्राइस के 2 टुकड़े हो गए, कितना, 3/5 और 2/5। तो मुझे बताओ 96,000 डिवाइड बाय 5 इंटू 3, माल कितने की इनवॉइस प्राइस का बेचा गया, 57,600 का। 57,600। इसमें प्लस 10% जोड़ दो तो बेचा कितने में गया, 5760। 360 में। बोलो क्या ये बात समझ आई सबको? वापस से सुनना मेरी बात, 6330। वापस से सुनना।
टोटल गुड्स की इनवॉइस प्राइस थी 96,000, बट टोटल गुड्स नहीं बेचा गया, केवल 3/5 ऑफ द गुड्स आपने बेचा है। अगर 3/5 गुड्स बेचा है तो आपने 57,600 की इनवॉइस प्राइस का गुड्स बेचा है, और इसको आपने बेचा है इस रेट पर। सबसे पहले नॉर्मल कमीशन निकालना है, तो नॉर्मल तो टोटल पर मिलेगा, तो 63360 का 5% कितना आ गया? 3168। 3168, तो ये आ गया। सब मेरा गलत था आंसर फाइनल वाला। ओवर राइडिंग देखिए, अब ओवर राइडिंग किस पर मिलता है? डिफरेंस के ऊपर। आपने कितने ऊपर पर बेचा, तो देखो 63360 माइनस 57,600, और ये जो एक्सेस वैल्यू आई उसका 15% निकाल लो, तो कितना बचा? 864। ये आंसर आएगा। बताइए भाई, क्या ये समझ आया? देखिए कमीशन समझ आना बहुत जरूरी है। मैं आपको फिर बार बार कमीशन के ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। एक बार फिर से रिपीट। हाँ, वापस बता देता हूं। देखो ये समझ में आ गया, जो माल भेजा गया था उसकी कॉस्ट 80 है। यस सर। और भेजते समय आपने बोला था 20% ऊपर डिसाइड करेंगे प्राइस, तो 80,000 के ऊपर अगर 20% जोड़ोगे तो वो जो स्पेसिफिक प्राइस बनी वो 96,000 बन गई। ये भी क्लियर है? यस सर। आओ अब क्या मुझे ये बताओ, क्या आपने पूरा 96,000 बेच दिया क्या? नो सर। आपने कितना बेचा है? 3/5। तो 96 का मैंने 3/5 निकाल लिया। पहले तो जो माल मैंने बेचा वो 3/5 बिका, यानी 57,600 की चीज बेची है केवल। यस सर। इसको बेचा कितने पर है? इनवॉइस प्राइस तो ये है 57,600, और इसके 10% ऊपर बेचा है, तो यानी मैंने इसकी एक्चुअल सेलिंग प्राइस निकाल ली 10% प्लस करके। ओके सर। बोलो क्लियर यहां तक? यस सर। अब देखो, मैंने आपको बताया था नॉर्मल कमीशन तो एक्चुअल सेल पर मिलता है टोटल वैल्यू पर, तो ये आपकी एक्चुअल सेल हुई है कि नहीं हुई है? यस सर। तो इस पर अपन नॉर्मल कमीशन निकाल लेंगे। तो नॉर्मल कमीशन तो हो गया 63360 पर 5%, कितना आया ये? 3168। बोलो क्लियर? आ गया ये यस पॉइंट? सर। हाँ, अब आ गया। अब मैंने आपको बताया था ओवर राइडिंग कमीशन मिलता है आपकी जो स्पेसिफिक सेल है, ध्यान से सुनना, इसके ऊपर जितना माल बेचते हो। आपको माल मिनिमम बेचना था 57,600 में, आपने उस गुड्स को बेचा 63,360 में, तो कितना ऊपर बेचा? एक्सेस वैल्यू बताओ कितनी आई? 5,760। 5760। इस पर मिल जाएगा आपको 15% का कमीशन, ओके सर। यानी 864। तो टोटल कमीशन कितना बन गया? 4032 आपका कमीशन बन गया। बोलो यस। क्लियर? बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से अब आपको ये चीज समझ आ गई होगी किस तरह से हमारे पास ये कमीशन के क्वेश्चन, फाइनल रेमिटेंस के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब इसमें जो दो और सबसे मेजर कैलकुलेशन है वो है, हमारे पास अगर कोई क्लोजिंग स्टॉक बच जाए तो उसका वैल्यूएशन, और अगर ये जो गुड्स के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं अगर इनमें लॉसेस हो जाएं तो कितना। तो कल की हमारी क्लास सबसे इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, क्योंकि कल हम 3 मेजर कैलकुलेशन सीखने वाले हैं। एक, क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकाला जाता है, और एक, लॉसेस की वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा। नॉर्मल लॉस। सर ये वाला जैसा भी अपन ने निकाला वैसा ही क्या सर? लॉस जैसे? हाँ अभी मैंने ना तो लॉस निकालना बताया आपको, कहाँ आया अभी लॉस अभी तक आपका? सर ये वाला से कहते हैं ना 50,000 वाला, जिसमें एक एक्सपेंस 4,000 वाले क्वेश्चन अभी एक कराया था ना, जिसमें प्रॉफिट निकालना था पर लॉस हो रहा था। अरे अरे रे 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 भाई, वो तो कंसाइनमेंट का लॉस था। मैं गुड्स में नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस की सर बात ये कर काय रहा का हूं। लॉस?
अरे रुको, तो मैंने बताया ही नहीं है भाई, मेरी बात पता है पूरी नहीं होने देते आप कभी भी। मैंने क्या बोला, ये चीज अभी सिखानी बाकी है, ये क्या होते हैं। तो इसका मतलब मैंने अभी इन पर तो कोई डिस्कशन ही नहीं किया ना, ये सबसे मेजर पार्ट है। और मैं ये मान के चलता हूं, अगर पेपर बनाने वाला कहीं भी घुमाना चाहता है ना क्वेश्चन में, तो वो केवल या तो क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन में आपको घुमाएगा या इन लॉसेस के केस में आपको घुमाएगा। तो फिर मेरी बात को सुनना, अभी मैंने आपको केवल 2-3 कैलकुलेशन समझाई हैं। पहली, आपने सीखा फाइनल रेमिटेंस का अमाउंट निकालना, तो एक वैरायटी का क्वेश्चन तो ये बन सकता है आपका प्रैक्टिकल। दूसरा जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन सकता है वो कमीशन की कैलकुलेशन के रेस्पेक्ट में होगा। तीसरा, अभी तक हमने जो पढ़ा वो है प्रॉफिट और लॉस ऑन कंसाइनमेंट, लेकिन वहां पर क्लोजिंग स्टॉक नहीं था अभी। अगर क्लोजिंग स्टॉक आ जाए तो प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालेंगे, अभी हमें इसको भी सीखना है। यानी कल की क्लास के बाद आप ये मान लेना आपका 90% चैप्टर रेडी है आपका। और सारे आप ये मान लो, बल्कि 90 क्या, अगर मैं 2-3 छोटी छोटी बातें छोड़ दूं तो बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस आपके इन्हीं कैलकुलेशन के आएंगे। ठीक है, तो इसको हम कल कवर करेंगे, समझेंगे ये लॉसेस क्या AB है। क्या है? एबनॉर्मल लॉस। हाँ जी, एबनॉर्मल लॉस कल समझाऊंगा सब इन बातों को, टेंशन मत लो।